Hello everyone, good morning. मैं प्रवेश शर्मा. Welcome back to my channel. School subject as the tool of school reconstruction and national development के अंतर्गत आज हम देखेंगे कोठारी आयोग 1964-66 अर्थात कोठारी कमीशन 1964 और 66। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। सन 1882 से 1952 तक भारत के 5 आयोगों की नियुक्ति हो चुकी थी, यानी कि भारत के जो आयोगों की नियुक्ति हुई थी वो 5 थे। इनमें अंतिम 2 अर्थात राधाकृष्णन कमीशन 1948, 49 एवं मोदालियर कमीशन 1952-53 की नियुक्ति स्वतंत्र भारत में हुई थी। इन दोनों कमीशनों ने शिक्षा के लगभग सभी अवयवों को दोष मुक्त करने एवं सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए थे। भारत सरकार ने बहुत समय तक सोच विचार करने के बाद उनमें से कुछ सुझावों को क्रियान्वित किए जाने का आदेश दिया। सुझावों को क्रियान्वित किए हुए कुछ ही वर्ष बीते थे कि सरकार ने सन 1964 में शिक्षा आयोग नामक एक नवीन आयोग की नियुक्ति कर दी और उस पर 15 लाख रुपए से अधिक धनराशि व्यय कर दी। जो राशि व्यय की गई थी वह थी 15,09,175 रुपये। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि 15 लाख रुपए से अधिक धनराशि व्यय कर दी। सरकार ने राधाकृष्णन एवं मुदालियर आयोग के सुझावों के क्रियान्वित किए जाने के परिणामों को देखने की प्रतीक्षा किए बिना किन कारणों से विवश होकर ये कदम उठाया, इस प्रश्न का हम उत्तर देकर जिज्ञासा शांत कर रहे हैं। यानी कि आयोग की नियुक्ति के कारण व प्रयोजन क्या हैं, इसके विषय में हम देखेंगे। रीजन्स एंड पर्पस फॉर सेटिंग अप द कमीशन। भारत सरकार ने अपने 14 जुलाई सन 1964 के प्रस्ताव रिसोल्यूशन में आयोग की नियुक्ति के कारणों एवं प्रयोजनों को कुछ शब्दों में प्रकाशित किए। वे शब्द कौन से हैं उनको देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समय में ही भारत सरकार ने अपने देश की लोकप्रिय परंपराओं एवं आधारभूत मान्यताओं और आधुनिक समाज की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया है। इस दिशा में कुछ कार्य भी किया गया है, पर सामान्यतः समय की मांगों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास नहीं हुआ है। शिक्षा के अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अब भी विचार एवं कार्य में महान अंतर विद्यमान है। दूसरा पॉइंट है इसमें, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में शिक्षा के महत्वपूर्ण स्थान को लेकर यानी कि उसको स्वीकार एक तरह से किया गया है। शिक्षा ही सच्चे लोकतंत्रीय समाज का निर्माण कर सकती है। शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता को संभव बना सकती है। शिक्षा ही व्यक्ति को श्रेष्ठता एवं पूर्णता की अनंत खोज के लिए प्रेरणा दे सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब ये अनिवार्य समझा जाने लगा कि शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जाए, जिसके फलस्वरूप कम से कम संभव समय में एक ऐसी सुसंतुलित एवं सुसंगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास किया जा सके जो राष्ट्रीय जीवन के सब क्षेत्रों को महत्वपूर्ण योगदान दे। तीसरा पॉइंट है इसमें, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत ने राष्ट्रीय विकास के नव युग में प्रवेश किया है। इस युग में भारत के लक्ष्य हैं न केवल शासन वरन जीवन के ढंग में भी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना, जनता की निर्धनता की समाप्ति, कृषि का आधुनिकीकरण एवं उद्योगों का शीघ्र विकास करके सब व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर का उन्नयन, आधुनिक विकास या कहें आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग और परंपरागत आध्यात्मिक मूल्यों से उनका समन्वय, समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना करने, धन का उचित वितरण
और सब व्यक्तियों को शिक्षा, रोजगार एवं सांस्कृतिक प्रगति के लिए अवसरों की समानता। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को सबसे अधिक शक्तिशाली साधन माना जाने लगा है, किंतु शिक्षा इन लक्ष्यों की प्राप्ति में तभी सहायता दे सकती है जब उनके परंपरागत स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए और उनमें आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। फोर्थ पॉइंट है इसी के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही सब स्तरों पर शिक्षा का असाधारण विस्तार हुआ है, किंतु इस विस्तार के बावजूद शिक्षा के अनेक अंगों के संबंध में व्यापक असंतोष है। उदाहरण के लिए 14 वर्ष की अवस्था तक के सब बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। जनसाधारण की निरक्षरता का समाधान नहीं हो पाया है। माध्यमिक स्कूलों एवं विश्वविद्यालय में यानी कि शिक्षा के स्तरों का पर्याप्त उन्नयन नहीं किया गया है। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रमों का विकेंद्रीकरण यानी कि विभिन्नीकरण की योजना को पूर्ण नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप एक ओर शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी पहले से ही अधिक हो गई है और दूसरी ओर अनेक उद्योगों एवं व्यवसायों के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का अत्यधिक अभाव है। शिक्षकों के वेतन एवं कार्य की दशाओं यानी कि जो सर्विस कंडीशंस होती हैं उनमें वांछनीय परिवर्तन नहीं किए गए हैं। शिक्षा की अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं पर अब भी तीव्र विवाद चल रहा है। संक्षेप में, जिस गति से शिक्षा की संख्यात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव उन्नति हुई है, उस गति से गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव उन्नति नहीं हुई है। इसके अलावा शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए निर्धारित की जाने वाली नीतियों और निश्चित किए जाने वाले कार्यक्रमों को संतोषजनक ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसका 5th पॉइंट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत सरकार का दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति एवं कल्याण का आधार है। सरकार का ये भी दृढ़ विश्वास है कि देश एवं जनता का जितना हित शिक्षा से हो सकता है उतना किसी अन्य वस्तु से नहीं हो सकता है। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सब साधनों का प्रयोग करने और इन पर अधिक से अधिक धन व्यय करने का निश्चय किया है। पर ये तभी संभव है या तभी किया जा सकता है जब शिक्षा का आधार उत्तम एवं प्रगतिशील हो। सरकार ने शिक्षा को इस आधार पर प्रतिष्ठित करने का दृढ़ संकल्प किया है। 6th पॉइंट है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जानी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली के सब अंग एक दूसरे पर शक्तिशाली प्रतिक्रिया करते हैं और प्रभाव भी डालते हैं। उत्तम माध्यमिक विद्यालयों के बिना शक्तिशाली एवं प्रगतिशील विश्वविद्यालय नहीं हो सकते और माध्यमिक विद्यालय तभी उत्तम हो सकते हैं जब प्राथमिक विद्यालय कुशलतापूर्वक कार्य करें। अतः आवश्यक है शिक्षा के विभिन्न अंगों एवं स्तरों की अलग अलग जांच न करके शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जाए। उक्त प्रस्ताव के अंत में बताया गया है कि पिछले समय में अनेक आयोगों एवं समितियों ने शिक्षा के सीमित क्षेत्रों एवं विशिष्ट अंगों का सर्वेक्षण किया है। इसके विपरीत सब संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का सूक्ष्म सर्वेक्षण किया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे आयोग की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन। भारत सरकार ने 14 जुलाई सन 1964 के अपने प्रस्ताव में नवीन शिक्षा आयोग की नियुक्ति के कारणों एवं प्रयोजनों का स्पष्टीकरण करके उसी प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अध्यक्ष प्रोफेसर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। प्रोफेसर कोठारी के नाम से ही इस आयोग कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिनमें से 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे। इस प्रकार से आयोग की नियुक्ति की गई।
इसी के साथ अब हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का संगठन तथा उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्स ऑफ नेशनल एजुकेशन कमीशन। संघ शासन ने 14 जुलाई 1964 को पारित प्रस्ताव के अनुसार एक कमीशन नियुक्त करने की जो घोषणा की थी। ये कमीशन सरकार को जो है शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमान एवं शिक्षा के क्षेत्र में विकास की संभावना पर विचार करने एवं अपनी सलाह सरकार को देने के लिए गठित किया गया है। भारत सरकार ने स्वाधीनता प्राप्ति से ही आधुनिक समाज के अनुकूल राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विकास की ओर समय समय पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। देश के आर्थिक विकास, सच्चे जनतंत्र का निर्माण, राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योग रहता है। राष्ट्रीय आयोजन यानी कि नेशनल प्लानिंग में शिक्षा रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करती है। भारत सरकार ऐसा अनुभव करती है कि शिक्षा राष्ट्र की संपन्नता एवं कल्याण की कुंजी है, अतः शिक्षा के सभी अंगों का पुनः सर्वेक्षण आवश्यक है। श्री मोहम्मद करीम चागला, तत्कालीन शिक्षा मंत्री, भारत सरकार ने कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन को अध्यापक तथा या कहीं अध्यापन तथा शिक्षण का महत्वपूर्ण महाअधिकार पत्र कहा है। उनके अनुसार यह प्रतिवेदन अध्यापकों के लिए महाअधिकार पत्र है। इसमें राष्ट्र तथा समाज सेवा, अध्यापकों के वेतन, त्रिभाषा सूत्र आदि पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का संगठन किस प्रकार से किया गया है, इसके विषय में हम देखेंगे। जो कार्याधिकारी है, जिसमें सबसे पहले आते हैं अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। दूसरे हैं सदस्य सचिव श्री जेपी नायक, अध्यक्ष शिक्षा नियोजन गोखले इंस्टीट्यूट। तीसरे पॉइंट पर हम देख रहे हैं सह सचिव जी.एफ. मैकडूगल, संचालक डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन, यूनेस्को पेरिस। अब सदस्य समिति देखेंगे। इसमें श्री A.R. दाऊद, डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली, जिसमें है श्री A.R. दाऊद जो कि बताए जा चुके हैं। मिस्टर H.L. एल्विन, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, लंदन विश्वविद्यालय, लंदन। श्री R.A. गोपाल स्वामी, अवकाश प्राप्त डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैन पावर, नई दिल्ली। प्रोफेसर सादा तोशी, टोक्यो। डॉक्टर B.S. झा, भूतपूर्व डायरेक्टर ऑफ कॉमनवेल्थ एजुकेशन लाइजन यूनिट, लंदन। श्री P.N. कृपाल, शिक्षा सचिव, भारत सरकार। प्रोफेसर M.B. माथुर, तत्कालीन उपकुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर। डॉक्टर B.P. पाल, डायरेक्टर, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। कुमारी S. पनांदीकर, अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धाखाड़ा। प्रोफेसर रोगर रेवेल, कैम्ब्रिज यानी अमेरिका, डायरेक्टर, सेंटर फॉर पॉपुलेशन स्टडीज, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज। डॉक्टर K.G. सैदीन, डायरेक्टर, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, नई दिल्ली। डॉक्टर T. सेन, तत्कालीन उपकुलपति, जादवपुर विश्वविद्यालय। प्रोफेसर S.A. सोमोवस्की, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, मॉस्को विश्वविद्यालय, रूस। M. जीन थॉमस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन, पेरिस, फ्रांस। इस प्रकार 17 व्यक्तियों को इस कमीशन में लिया गया। इस कमीशन ने 2 अक्टूबर 1964 से देश का दौरा किया, देश भर का यानी पूरे देश का दौरा किया। कमीशन ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान कमीशन ने 9000 व्यक्तियों के इंटरव्यू लिए। इन व्यक्तियों में समाज के हर वर्ग के व्यक्ति थे। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने देखा आयोग की नियुक्ति की आवश्यकता, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का संगठन तथा उद्देश्य, साथ ही साथ कार्याधिकारी के विषय में देखा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का देखेंगे। धन्यवाद।